अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान की तारीख ऐसे वाक़यात, ऐसी चीज़ों से भरी पड़ी है, जिन पर अगर 10% भी उन किरदारों को अगर सज़ा मिल जाए या सज़ा दी जा सके, तो आप बिलीव करें कि पाकिस्तान के सारे मसाइल ख़त्म हो सकते हैं। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। डंके की चोट पर जुर्म करके कहने वाले कहते हैं कि हाँ, किया है, जो उखाड़ना है उखाड़ लो। ताज़ा मिसाल जनरल ज़हीरुल इस्लाम अब्बासी साहब हैं। जिन्होंने कहा है हाँ, हमने बनाई तीसरी ताकत के तौर पर हम लेके आए, करना है जो कर लो। ये खड़ा हूं मैं अपने घर के लॉन में शमूलियत इख्तियार कर रहा हूं। ऑफिशियली पीटीआई के मुझे जो बाप कहा जाता है आज बन के दिखा रहा हूं, जो उखाड़ना उखाड़ ले। ना किसी हुकूमत की तरफ से कोई उस पर रद्द अमल आया और ना ही अदारे की तरफ से रद्द अमल आया, जो विदिन 5 सेकंड 10 सेकंड में एक पीठ फड़का दिया करते थे। कोई उस पर किसी किस्म का बयान नहीं है। प्रोग्राम के आखिर में आपको मियां नवाज शरीफ साहब का वो क्लिप सुनाएंगे जिसमें उन्होंने बताया था कि जनरल जहीरुल इस्लाम ने कैसे उनको अप्रोच किया, किसने अप्रोच किया, किसने किस सियासी दलाल, लफ्ज यूज कर रहा हूं, किस सियासी दलाल, पाकिस्तान के किस सबसे बड़े सियासी दलाल ने मियां साहब को वो पैगाम दिया, जनरल जहीरुल इस्लाम साहब। और उसमें सबसे बड़ी बात, आज रूहानी बाप मुशाहिदुल्लाह खान साहब को मिस कर रहा हूं। अगर वो जिंदा होते तो वो बताते कि उन्होंने उस वक्त जो कहा था और इमीडिएटली 2 दिन के बाद उनको जो निशाना बनाया गया, और एक, आप इसको कोई भी लफ्ज दे लें, मजबूरी कह लें, कमजोरी कह लें, मसलत कह लें, कोई भी लफ्ज कह लें कि मियां साहब को, मुशर्रफ साहब को वजारत से हटाना पड़ा। वो इंटरव्यू के हिस्से भी सुनाएंगे मियां साहब का, वो भी मियां साहब का भी क्लिप सुनाएंगे जिसमें वो बता रहे हैं। फिर आपको ये भी बताएंगे कि मियां साहब ने दफ्तर में बुलाकर जनरल रहील शरीफ को वो ऑडियो कौन सी सुनाई जिस पर बुलाया गया और उसने क्या कहा। ये बहुत सारी चीजें हैं, बहुत अहम वीलॉग है। सबसे पहले शुरू करते हैं जनरल जहीरुल इस्लाम साहब के जो उन्होंने फरमाया कल। हमने मुख्तलिफ पार्टियों को ट्राई किया और हमने एक तीसरी फोर्स को अलाउ किया। वो तीसरी फोर्स हमें लगा कि शायद डिलीवर कर सकती है और वो सिस्टम हमें पीटीआई के अंदर, ये जब ये घर का लॉन है, शयान शान, आप देखिए जरा, आपने देखी है वो इन्वायरमेंट, देखिए वापस देखे करके लगता है कि आप गवर्नर हाउस या प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर बैठ के कुछ तकरीब कर रहे हैं और इनके घर का लॉन है जहां पे इन्होंने एक कॉर्नर मीटिंग, जलसा, वरेवर जो भी है रखा हुआ है, जहां पे वो बता रहे हैं कि तीसरी ताकत के तौर पर हमने पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को लॉन्च किया है। हमें लगता है कि तहरीके इंसाफ पाकिस्तान के तमाम मसाइल हल कर देगी। आपको समझ आई कि इमरान खान की सोच में इतना डिक्टेटरपन क्यों है, वो क्यों अकेले हुक्मरानी करना चाहते हैं, वो क्यों चाहते हैं कि सिर्फ वही रहें और कोई नजर ना आए। पार्टी में डिसीजन लेना हो या मुल्क को तबाह करना हो, खाली खुद ही क्रेडिट लेने का उनको शौक है। और वो जो कहते हैं वो हो जाना चाहिए, ये इमरान खान की डिक्टेटरना सोच का ये है, क्योंकि उनको डिक्टेटर लेके आए थे, उनकी तरबियत लेके आए थे, ऐसे हुक्मरानी करनी है। मुशाहिदुल्लाह खान साहब के 2 शॉट सुनाऊंगा जिसमें आपको पूरी कहानी समझ आएगी कि ये सब कुछ हुआ कैसे था। मुशाहिदुल्लाह खान साहब मेरे रूहानी बाप हैं, अल्लाह ताला की जात उनका अगला सफर आसान फरमाए। एक पाकिस्तान की सियासत में उनसे बेहतर सियासतदान, उनसे बेहतर इंसान, उनसे बेहतर मुल्क से मोहब्बत करने वाला आपको कभी नहीं मिलेगा, किसी सूरत में नहीं मिलेगा। आप पाकिस्तान की पूरी सियासत खंगाल के मिलने, नवाज शरीफ साहब के साथियों का जिक्र करें, आज की तारीख में नवाज साहब के साथ बड़े बड़े दोस्त, बड़े बड़े साथी खड़े होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं पे कोई भी इस वक्त में जितना मर्जी लायल निकाल के रख दे मेरे सामने, कहीं ना कहीं वो कभी ना कभी जरूर डगमगाया होगा, उसके नाम के साथ कभी ना कभी कोई ऐसी चीज जरूर लगी होगी कि फलां मौके पर ये साहब 10 मिनट के लिए डगमगा गए थे नवाज शरीफ से, और इन्होंने सोच लिया था ऐसे नहीं ऐसे कर लेते, किसी भी का नाम लेके आ जाए। मैं आपको बता दूंगा उसकी कौन सी कहां पे कमजोरी, उसने क्या किया था। लेकिन रूहानी बाप मुशाहिदुल्लाह खान साहब पहले इंसान थे, जब मुशर्रफ ने अपना कू किया था तो पहले इंसान थे, जलसा कर रहे थे, वहीं पे स्टार्ट हुए। दूसरे दिन रीगल, मैं अगर गलत नहीं तो मुझे वो बताया करते थे, फोन पे बड़ी बातें होती थी उनसे, पाकिस्तान की तारीख बताया करते थे कि कितनी जालिम तारीख है, अल्लाह उनका जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए। कि शायद रीगल चौक या रीगल कुछ इस तरह करके कराची में, जहां पे उन्होंने वो जुलूस निकाला या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पहले इंसान थे, बहादुर इंसान थे। वो तस्वीरें आपको याद होंगी। पहले शॉट मुशाहिदुल्लाह खान साहब का सुनाऊंगा, उसमें उस वक्त के हवाले से वो क्या कह रहे हैं जब उनसे सवाल किए गए, सुने जरा।
उसमें मतलब कि ये जो धरने की कॉन्स्पिरेसी और मतलब उसके नतीजे में बहुत ही ज्यादा बिगाड़ था। फिर कुछ भी हो सकता था, वो टच एंड गो वाली बात थी। और वो ये भी बातें एनालिसिस लोग कर रहे हैं कि वो कहीं राहिल शरीफ के भी खिलाफ उसमें कोई कॉन्स्पिरेसी का एक मवाद मौजूद था, इस तरह की बातें थी। तो ये जो आपने कहा कि जनरल राहिल शरीफ और की भी छुट्टी कराने की बातें हो रही थी, इसका क्या मतलब है? कुछ लोगों का ख्याल है कि ये कुछ लोगों का ख्याल नहीं, आपकी इंफॉर्मेशन क्या है? इंफॉर्मेशन यही है कि ये कोशिश की जा रही थी कि प्राइम मिनिस्टर और आर्मी चीफ के दरमियान कुछ इस तरह की खलीज और इख्तलाफात पैदा करके प्राइम मिनिस्टर साहब को मजबूर किया जाएगा वो राहिल शरीफ साहब के खिलाफ एक्शन लें। और जब वो एक्शन लें तो फिर कुछ लोग जो हैं वो मतलब कि उस एक्शन को ना होने दें और उसको सब को अंडू करके खुद वो जो है इख्तिदार संभालने की कोशिश करें। ये 12 अक्टूबर 1999 को जो कुछ हुआ उसी था, तरह से मिलता जुलता था, लेकिन वो मतलब कि हर रोज ईद का दिन नहीं होता। जब ये सब बहुत पीक पे था, वजीर आजम की चीफ से मुलाकात हो गई, उसके एक दिन बाद वजीर आजम साहब रायवेंड चले गए। यहाँ पे बड़ी टेंशन बनी हुई थी, यहाँ पे सुना जी आपने? दूसरा शॉट भी सुन ले, फिर इस पर बात करते हैं। अच्छा, 28 अगस्त को फिर प्राइम मिनिस्टर ने मुलाकात की आर्मी चीफ के साथ और उनसे दरख्वास्त की कि वो फैसिलिटेट करें। उस मीटिंग में मतलब क्या हुआ, क्यों मीटिंग हुई थी? वो मीटिंग इसलिए हुई कि कुछ ऑडियो कैसेट्स प्राइम मिनिस्टर साहब को मिली जो शायद आईबी ने टेप की थी। उसमें ओपनली यानी कि कॉन्स्पिरेसीज की बातें थी, उसमें कि क्या करना है, कैसे करना है, प्राइम मिनिस्टर हाउस पे कैसे। मैंने खुद तो नहीं सुनी, लेकिन जो हमें पता लगा इसी तरह की बातें थी। किसकी ऑडियो टेप? उसमें उसका भी आवाज़ थी और कई लोगों की आवाज़ें थी, लेकिन उसमें जो ज़हीरुल इस्लाम अब्बासी साहब थे उनकी आवाज़ थी। तो जब उस मीटिंग में वो टेप चली और लेफ्टिनेंट जनरल ज़हीरुल इस्लाम अब्बासी की आवाज़ उसमें आप कह रहे हैं कि थी, तो फिर जनरल राहिल शरीफ का क्या उस पर रद्द अमल था? राहिल शरीफ का रद्द अमल ये था कि जी जब उन्होंने ये इससे पूछा उनसे ज़हीरुल इस्लाम अब्बासी से कि आप ही की आवाज़ है, बुलाया गया मीटिंग? बुलाया गया। पहले वो मीटिंग में नहीं पहले नहीं थे। जब ये टेप चली उसके बाद उनको बुलाया? वो हैरानगी हुई उन्हें, उन्होंने उसको कंफर्म करने के लिए उन्हें बुलाया। उसी वक्त उनको फोन किया जी कि आप आए? वो आ गए। तो वो उनसे पूछा गया कि भैया आप ही की आवाज़ है, तो उनका जी बिल्कुल मेरी आवाज़ है। तो उसके बाद उन्होंने बस जो मुझे पता लगा कि उन्होंने कहा कि जी आप चले जाएं। उसमें क्या था ऐसा उस आवाज़ में? उसमें मतलब कि ये जो धरने की कॉन्स्पिरेसी और मतलब उसके नतीजे में जी सुन लिया आपने मुशाहिद उल्लाह खान साहब का ये इंटरव्यू जब उन्होंने दिया और उसके कुछ दिन के बाद, 2 दिन के बाद वो वजारत पर नहीं रहे। मियां साहब को उनको वजारत से हटाना पड़ा। जाहिर है एक बहुत बड़ा प्रेशर कि ये अंदर की बात जो हुई है, मीटिंग हुई है, जो सारा ड्रामा हुआ है, वो बाहर कैसे आ सकती है और साफ नाम लिए जा सकते हैं। एक सियासी दलाइल का नाम आपको मैंने कहा था कि बताएंगे, वो भी आगे जाके बताएंगे। कौन सियासी दलाइल था जो मियां साहब के साथ पास ये पैगाम लेकर गया था कि आप स्टेप डाउन कर दें और इस्तीफा दे दें? तो मियां साहब ने कहा था ना पहले कभी डरा हूं, ना पहले कभी झुका हूं, ना अब झुकूंगा, कायल ही नहीं हूं, डिक्टेशन लेने का कायल ही नहीं हूं, सोचना भी नहीं कभी, ऐसा होगा ही नहीं कभी। सोच ये बता दो जाके, पैगाम लगा तो ये बता दो जाके, ऐसा नहीं होगा। उस वक्त नहीं डिक्टेशन ली थी जब मेरे सर पे बंदूक ताने खड़े थे और मेरे सर के ऊपर बंदूक रखी हुई थी कि साइन करो वरना चला देंगे। तो कहा था चला दो, ठीक है, गोली मार दो और मैं डेड बॉडी, लेकिन ये काम नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। और फिर उन्होंने राहील शरीफ का, आप सबके सामने है कि राहील शरीफ साहब को बुलाया और उन्होंने कहा जी हमारे पास कुछ ऑडियोज है, वो आपको सुनाना चाहते हैं और आप देखें कि आपकी थोड़ी सी मंजिल डांग फेरें, देखें हो क्या रहा है यहाँ पे। और फिर जब उनको सुनाई गई तो वो खुद भी परेशान हुए। अब ये नहीं पता, अब उस मीटिंग का कोई हाल हमें बताया कभी मियां साहब, अल्लाह जिंदगी से दे उनको, कभी मुलाकात हो हम उनसे पूछे कि मियां साहब कोई पसीना शीना आया सी राहील शरीफ ਨੂੰ, कोई चीज गिली शिली नजर आई सी ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੁਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਡੀਓ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ? बल्कि कुछ स्टेबल स्टोरी तो ये भी है कि वो इस किस्म की गेम बना रहे थे कि राहील शरीफ साहब को और मियां साहब को आपस में लड़ा दें और मियां साहब फिर कोई ऐसा स्टेप ले कि राहील शरीफ को हटाएं और उसकी आड़ में फिर पीछे से आकर पूरा मुकम्मल कब्जा किया जा रहा है। कुछ इस किस्म की गेम, कुछ इस किस्म की चीजें भी जो है वो भी सोची जाती हैं या समझी जाती हैं कि कुछ इस किस्म का था। बट एनी हाउ, जब मियां साहब ने वो ऑडियो सुनाई
तो जनरल साहब ने उस टाइम लेफ्टिनेंट साहब को कॉल की, जनरल ज़हीरुल इस्लाम अब्बासी साहब को, और वज़ीर-ए-आज़म हाउस बुलाया और उनको वो टेप सुनाई। और टेप सुनाने के बाद पूछा, जी अब बताएं ये आपकी आवाज है? और वो जाहिर है जी, उनको किस बात का डर है जी, वो वज़ीर-ए-आज़म साहब के सामने बैठे हैं या वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के सामने बैठे हैं। उन्होंने कहा जी बिल्कुल डंके की चोट पे मेरी है जी। उन्होंने कहा जी अब आप यहाँ से दफा हो जाएं। अब दफा तो नहीं कहा होगा, लेकिन चले इसी के कहा होगा कि अब आप यहाँ से चले जाएं। और फिर उसके बाद जनरल साहब डेफिनेट, जनरल साहब कुछ स्टोरी ये भी है कि जनरल साहब खुद भी उसमें थे कि किसी तरह की एक्सटेंशन मिल जाए, क्योंकि एक्सटेंशन लेने के वो बहुत बुरी तरह से वो मुतासर थे कि किसी तरह एक्सटेंशन ले जाए। ना जाओ, चले आओ, अभी रुक जाओ, बहुत सारे पोस्टर आपको सड़कों पर याद होंगे जो उनके जाने के वक्त सड़कों पर लगे थे। लेकिन क्योंकि उनके जाने का वक्त था और उनको जाना था तो कोई रोक नहीं सकता था, तो मियाँ साहब क्या कर सकते थे? एक्सटेंशन वाला तो मियाँ साहब के हाथों कोई सीन था ही नहीं। बहुत सारे गुनाह हो जाते हैं, लेकिन ये गुनाह मियाँ साहब ने कभी नहीं किया, और इसी गुनाह ना करने की सजा मियाँ साहब 3 दफा भुगत चुके हैं, अपना इक़्तिदार कुर्बान कर चुके हैं कि मेरे पेन से साइन नहीं होंगे एक्सटेंशन वाले खत पे, वो भी सादे पे या लिखे या पढ़े पे। बट एनी हाउ, ये वो सारी स्टोरी थी जो उस वक्त धरने के पीछे थी, जो उस वक्त धरना चल रहा था। अब देखे जाए, एक वक्त आएगा, ये मानेंगे, वो जो पेशावर के स्कूल वाला वाकया है ना, किसी लेवल पे आके कोई वो भी आके कह देगा जो उखाड़ना है उखाड़ लो, किया है हमने। मतलब किस लेवल की चीजें हो रही हैं इस मुल्क में। 10% भी इंसाफ हो जाए ना इन लोगों के साथ, ये जो करते हैं, तो आपका मुल्क जो है ना वो ठीक हो जाएगा। लेकिन 10% इंसाफ करे कौन? वो तो ढोक ठोक बजा के कह रहे हैं सियासी दलाल कौन था जिसने आकर मियाँ साहब को पैगाम दिया था। मुशाहिदुल्लाह खान साहब की वो कुर्बानी, आज मुशाहिदुल्लाह खान साहब ऊपर बैठे मुस्कुरा रहे होंगे, स्माइल पास कर रहे होंगे साथ वालों को। कहीं दूर भुट्टो साहब भी बैठे हुए देख रहे होंगे, कह रहे होंगे वाह मुशाहिदुल्लाह खान साहब, कमाल तुसी करता सी उदों, वैसे क्या बात है। बहुत सारे लोग बैठे होंगे ना वहां पे कि जो जमहूरियत पसंद है, जमहूरियत की सोच रखते हैं, मुशाहिदुल्लाह खान साहब को सब ने जन्नत में बैठ के घेरा डाला होगा और उनसे किस्से कहानियां सुन रहे होंगे। अच्छा दसो फिर आगे की है मुशाहिदुल्लाह खान साहब, और फिर एक बड़े खूबसूरत शेर के साथ अपनी गुफ्तगू का आगाज करते हुए बताएंगे क्या हुआ, और फिर दरमियान में जो शेरों के तड़के लगाते जाएंगे, जन्नत में बैठे बाकी भी जमहूरियत पसंद उनके गिर्द बैठकर झूमते होंगे, वाह मुशाहिदुल्लाह साहब कमाल कर दिया। दलाल का नाम बताने से पहले मैं आपको वो क्लिप सुनाऊंगा मियाँ साहब का, कि मियाँ साहब ने इस वाक़े को कैसे अपने एक एड्रेस में बताया था, वो भी सुन ले, उसके बाद फिर आपको नाम बताते हैं। इस्लाम साहब, उन्होंने जनाब कहा कि जी नवाज शरीफ साहब आप इस्तीफा दे दें, पैगाम भेजा और आप घर चले जाएं। ये धरनों के दौरान की बात है, धरनों की उस पीरियड की बात है। आई शुड स्टेप डाउन एंड गो होम। मुझे आके ये पैगाम मिलता है इन द मिडल ऑफ द नाइट। साथ में ये भी कि जी अगर आप नहीं करेंगे तो फिर नतायज भुगतने पड़ेंगे, माशाल्लाह भी लग जाएगा। तो मैंने कहा कि अच्छा भी जो होना है वो हो जाए, आपने जो करना है वो कर लें, लेकिन मैं वो इस तरह से स्टेप डाउन करने वाला नहीं हूँ, मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। जनरल ज़हीरुल इस्लाम साहब जो हैं उन्होंने इंटेंशन नहीं बल्कि धरने के जी जनरल ज़हीरुल इस्लाम का पैगाम आया। यहाँ पे मैं एक बात और ऐड करता जाऊँ, आपको वो वाकया याद है, इस पे हम पहले वीलॉग कर चुके हैं। इरफान सिद्दीकी साहब कहते हैं कि धरने के दिनों में जब वो तशरीफ लाए तो उनको सामने वाला प्राइम मिनिस्टर हाउस का दरवाजा बंद था, क्योंकि वहां पे बलवाई उस वक्त यूथीए, उस वक्त शरपसंद पीटीआई के जो अरकान थे वो शरपसंद लीडर इमरान खान की मौजूदगी में मौजूद थे। तो सामने वाला दरवाजा बंद था, तो पीछे वाला मामबरी सरकार वाली तरफ से पीछे वाला दरवाजा जो वो इस्तेमाल करते थे, उस तरफ से इरफान सिद्दीकी साहब आए तो वो बैठे हुए थे वहां पे आकर, कुछ दूसरे लोग भी बैठे थे, मेरे नाम ज़हन से निकल रहे हैं, तो वो बैठे हुए थे। और उन्होंने जब मियाँ साहब को उनके जो मिलिट्री सेक्रेटरी थे उन्होंने बताया कि मियाँ साहब हालात बड़े खराब हैं, बाहर जो है ना वो हेलीकॉप्टर आ गया है, तो अभी हमें प्राइम मिनिस्टर हाउस को छोड़ना होगा, यहाँ से निकलना होगा। मिलिट्री सेक्रेटरी कह रहे हैं। इरफान सिद्दीकी साहब कहते हैं मियाँ साहब पंजाबी च कहते हैं इत्थे बह जाओ, अब उनका नाम मेरे इत्थे बह जाओ, चाह शाह पियो, अगर इस तरह वो कब्जा कर लेंगे ना वज़ीर-ए-आज़म हाउस ते कर लेन दिओ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ नहीं ਜਾਂਦੇ ਪਏ, ਤੋੜ ਦਿਓ ਆਪਣਾ हेलीकॉप्टर, ਇੱਥੇ ही बैठे हैं। सिद्दीकी साहब बबो लियाओ जी चाह लियाओ, चाह पियाओ सारिਆਂ ਨੂੰ। ये प्राइम मिनिस्टर हाउस का वाकया है कि किस लेवल पर कोशिशें की गई कि किसी तरह से मियाँ साहब जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर हाउस छोड़ दें और बलवाइयों का कब्जा हो जाए, ये हाल है। पीछे सोच वही चल रही थी। आपको ताहिर कादरी साहब के वो याद है कि बात हो गई है, जनरल साहब ने कहा है कि मुबारक हो, हमारा कब्जा हो चुका है, कल तक हमें कब्जा मिल जाएगा प्राइम मिनिस्टर हाउस का। वो सब चीजें आपको याद है धरनों की दिनों की। लेकिन मियाँ साहब ने कहा था कि ऐसा नहीं हो सकता, इस्तीफा नहीं दिया जाएगा। ये भी आपने सुन लिया, जो होना है वो हो जाए, जो करना है वो कर लो,
हम यहीं पे बैठे हैं मियां साहब इन्हीं चीजों की वजह से। जमहूरियत को बहाल रखने के लिए इस मुल्क में वो जमहूरियत जिसके लिए शायद कायदे आजम ने ख्वाब देखा था, जिसके लिए पाकिस्तान बना था कि हुकूमत ऐसे चलेगी, और कायदे आजम फरमा गए थे कि खुदारा तुम्हारा काम सिर्फ और सिर्फ सरहदों की हिफाजत करना है, प्राइम मिनिस्टर हाउस की हिफाजत हम खुद कर लेंगे, कानून की हिफाजत खुद कर लेंगे, आइन की हिफाजत हम खुद कर लेंगे, नहीं करने दिया गया। सियासी दलाइल जो इमरान खान साहब का भी सियासी दलाइल रहा है, अभी उन्होंने इमरान खान साहब के बारे में भी उनका साथ में उनके शमूलियत का नाम है। हर बड़े जो इस किस्म का को होता है उसके पीछे नाम उनका आता है, क्योंकि उनका काम ही ये है, उनका बिजनेस बहुत बड़ा है और वो अपने बिजनेस को किसी भी तरह से लूज नहीं कर सकते। हर बड़ी ताकत उनके हाथों में पाकिस्तान की, चाहे वो सदर पाकिस्तान हो, चाहे वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान हो, चाहे वो सिपा सलार हो, चाहे वो कोई और हो। और जैसे ही किसी बड़े अदारे से कोई मुलाजिम रिटायर्ड होता है तो वो सीधा उनके दफ्तर में आके बैठता है। लाखों की उनको तनख्वाहें दी जाती हैं ताकि उनकी एक फोन कॉल पर उनका कोई काम रुके। जी, मैं बात कर रहा हूं मलिक रियाज साहब। मलिक रियाज साहब पैगाम लेकर गए थे कायदे मोहतरम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के पास कि जनाब ये पैगाम है जनरल ज़हीरुल इस्लाम का कि आप स्टेप डाउन कर जाएं, घर चले जाएं, हुकूमत छोड़ दें, क्योंकि हम लोग इमरान खान को लाना चाहते हैं। लेकिन जो मियां साहब ने कहा था वो मैं 10 दफा कह चुका हूं, मियां साहब की जुबानी भी सुना चुका हूं। मियां साहब ने कहा था ऐसा नहीं होगा, पहले भी कोशिश कर ली है, अब भी कोशिश कर ले, ये नहीं होगा। दोस्तों, बड़ी ही दर्दनाक और तकलीफ वाली तारीख है पाकिस्तान की। इसको जितना भी हम खंगालते जाएंगे हमें दुख और तकलीफ ही मिलेंगे, हमें सिवाय आंसुओं के, और वो भी खून के आंसू, कुछ नहीं मिलेगा। इस मुल्क पर इतना जुल्म बाहर से आकर किसी ने नहीं किया जितना अपनों ने किया है। इस मुल्क की तबाही में बाहर वालों का तो हाथ होता ही होता है, वो तो कभी नहीं चाहते आपके दुश्मन के आप खुश रहें, खुशहाल रहें। लेकिन अपनों का जितना करदार है ना, अगर उनमें से 10% भी उनको सजाएं मिल जाए, पकड़ी जाए। मुशर्रफ को अगर सजा हो जाती ना, मुशर्रफ अगर एक दिन जेल में काट लेता ना, तो शायद 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 ये एक बीमारी है जो अयूब खान से लेकर आज तक चली आ रही है, इस लम्हे तक चली आ रही है। ये किसी एक बंदे का आप नाम ले देना, परवेज मुशर्रफ, अयूब खान, जियाउल हक, नहीं, ये बीमारी है, ये किसी को भी लग सकती है। जिस तरह शुगर आपके ब्लड में होती है ना, तो वो आपके पेरेंट्स से आपकी तरफ शिफ्ट हो जाती है। ये वो बीमारी है जो एक से दूसरे में शिफ्ट होती जा रही है। इसका इलाज पाकिस्तान में, खुदा ना करे कि इसका इलाज ना हो, लेकिन बहुत मुश्किल है इसका इलाज। अगर आज मौजूदा वाले साहब भी हट जाएंगे ना, तो जो अगला तैयार बैठा है वो पहले से जहन बना के बैठा है, अगर मेरी बारी आई तो मैं इससे भी बुरा करूंगा, इससे भी आगे जाऊंगा, इससे भी लंबी हुक्मरानी करूंगा, इससे भी ज्यादा बर्बाद करूंगा। खराज तहसीन पेश करते हैं हम मुशाहिदुल्लाह खान साहब को, अल्लाह ताला की ज़ात उनके दर्जात बुलंद करे। उन्होंने उस वक्त, जिस वक्त चिड़ी पर नहीं मार सकती थी, तब नाम लिया, तब बताया कि असल कहानी के पीछे कौन था। लेकिन बदकिस्मती हमारी, अगर उस वक्त कायदे मोहतरम डट जाते और कहते हाँ बात तो ठीक है, इसमें क्या गलत का है, तो शायद बहुत सारे मामलात ना होते। या उस वक्त डट जाते, हाँ कहा था घर साफ करने का, जब वो कहते हैं कि मरियम नवाज साहबा के हवाले से डट जाए, कुछ नहीं होता, कोई ऐसी बात नहीं है। मतलब जो है सो है, पता चलना चाहिए, इनको नहीं करना चाहिए। लेकिन वही कहते हैं ना, अगर वो सब कुछ कर लेते तो बिजली पूरी ना होती, वो सब कुछ कर लेते तो डॉलर वहीं पर रोका रहता, वो सब कुछ मियाँ साहब अगर ये आगे से मुजाहमत करते, या मियाँ साहब मुफाहमत ना करते, या मियाँ साहब मसलत के तहत ये सारे काम ना करते, तो पाकिस्तान की जीडीपी 5.8 ना होती, बिजली पूरी ना होती, डॉलर अपनी जगह बने रहता, हम लोग पूरी दुनिया में 18वीं ताकत बनने की तरफ ना जाते। लेकिन ये सब कुछ करके भी हम वो ना कर सके जो मियाँ साहब चाहते थे, या मियाँ साहब की सोच थी, क्योंकि उनको नहीं करने देना था। ताकतवर पाकिस्तान, ताकतवर मैशियत, खुशहाल अवाम कुछ लोगों को वारा नहीं खाती, जंग ज़दा माहौल अच्छा लगता है, वो वारा खाता है हमें। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाजत दें। अल्लाह ताला की ज़ात कायदीन की हिफाजत फरमाए और मुशाहिदुल्लाह खान साहब के दर्जात बुलंद अता फरमाए। अगर वो जन्नत में हमसे देख रहे हैं तो हमारी तरफ से मुशाहिदुल्लाह खान साहब आपके लिए ख्याल रखें अपना। बहुत शुक्रिया दोस्तों।